लिन मिंग समझ नहीं सके। क्या यह संभव था कि आज किसी समय किसी ने उस पर किसी गुप्त रहस्यमय क्षमता से हमला करने की कोशिश की थी जिसे रक्त प्रतीक ने अवरुद्ध कर दिया था, और इस प्रकार रक्त प्रतीक गायब हो गया था? यह असंभव होना चाहिए। यदि किसी के पास वास्तव में इतनी गहरी क्षमताएं हैं और वे बिना उसकी जानकारी के किसी स्थिति में रक्त प्रतीक को गायब कर सकते हैं, तो यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम जियांटियन चरण का हो। लेकिन उस तरह का व्यक्ति बस अपनी उंगली के झटके से उसे मार सकता था, और वे प्रमुख पात्र ऐसे लोग नहीं थे जिनसे झू यान या 10वां राजकुमार संभवतः अनुरोध करने की उम्मीद कर सकते थे। लिन मिंग वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इसके बजाय उसने लचीले कवच को दूर रखने और फिर बिस्तर पर जाने का फैसला किया। उस रात शायद अपनी आत्मिक शक्ति और सच्चे सार के अत्यधिक उपभोग के कारण लिन मिंग बहुत गहरी नींद में सोए। वह धुंधलेपन से जेड ब्लैक स्पेस के एक अंतहीन दायरे में ठोकर खा गया जो अतुलनीय रूप से विशाल था। ऐसा लग रहा था मानो वह अनंत ब्रह्मांड के भीतर अंधेरी, तारों भरी रात में तैर रहा हो। अनगिनत फड़फड़ाते पारदर्शी भूत उसके चारों ओर तैर रहे थे, और इन पारदर्शी भूतों में प्रकाश के अनगिनत बिंदु थे, मानो वे उस पर चमकते हुए दर्पण हों। प्रकाश के बिंदुओं का आकार भिन्न भिन्न था, रेत के कण से भी छोटे से लेकर उसकी हथेली के गोले के आकार तक। उन्होंने आंदोलन के एक अजीब रहस्यमय पैटर्न का पालन किया। इन सभी चमकदार रोशनी के केंद्र में 1 फीट व्यास का ल्यूमिनेसेंट प्रकाश का एक गोला था। प्रकाश के इस गोले से एक मंद, मलाईदार सफेद प्रभामंडल उत्सर्जित हुआ, जिससे बहुत गर्म और मुलायम एहसास हुआ। यह था मैजिक क्यूब के भीतर का स्थान। लिन मिंग हद से ज्यादा आश्चर्यचकित थे। वह मैजिक क्यूब पर वापस कैसे पहुंचा? पहली बार जब उसने मैजिक क्यूब में प्रवेश किया था, तो मैजिक क्यूब उसके शरीर में प्रवेश कर गया था और वहीं छिप गया था। वह इसे बुलाने या यहां तक कि इसे दोबारा छूने में भी असमर्थ था, तो फिर वह आज अचानक इसमें प्रवेश करने में सक्षम क्यों हो गया? हालांकि यह एक सपना था, यह महसूस करने के बाद कि यह मैजिक क्यूब के भीतर का स्थान था, लिन मिंग की चेतना तुरंत शांत हो गई, लेकिन वह अभी भी मैजिक क्यूब के स्थान से पीछे हटने में असमर्थ था। बेशक लिन मिंग अब जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दृष्टि तरल तारों की भांति चमकते आत्मा के टुकड़ों पर पड़ी। उसने उन्हें कुछ उत्साह और उससे भी अधिक गंभीरता से देखा। सबसे पहले यह एक आत्मा का टुकड़ा था जो उसके लिए इतने सारे अवसर लेकर आया था। यदि वह आत्मा का टुकड़ा नहीं होता, तो भले ही उसने एक अलौकिक मार्शल इरादे को समझ लिया होता, तो वह अधिक से अधिक हॉटियन चरण में रुक जाता और जियांटियन चरण में प्रगति करने में असमर्थ होता। बिना किसी संदेह के इन आत्मा के टुकड़ों में दबे हुए पौराणिक खजानों की अटूट आपूर्ति थी, लेकिन उनमें एक छिपा हुआ जानलेवा इरादा भी था। यदि वह सावधान नहीं होता, तो लिन मिंग की चेतना को आत्मा के टुकड़े द्वारा निगल लिया जाता और वह हमेशा के लिए मुक्ति से परे हो जाता। क्या प्रत्येक आत्मा का टुकड़ा मालिकहीन आत्मा था? क्या ऐसे कुछ टुकड़े हो सकते हैं जिनमें अभी भी आत्मा का निशान हो जो अभी तक मिटाया नहीं गया हो? मनुष्य की आत्मा 2 भागों से बनी होती है, एक इसकी स्मृति थी और दूसरा आत्मा का चिन्ह। यदि आत्मा का निशान मिटा दिया जाए, तो केवल स्मृति ही शेष रह जाएगी और वह एक मालिकहीन आत्मा होगी। मालिकहीन आत्मा के पास केवल वृत्ति होती है, बुद्धि नहीं होती। यदि आत्मा का चिन्ह न मिटता तो आत्मा के टुकड़े की अपनी स्वतंत्र चेतना होती। यदि उसने इस प्रकार की आत्मा के टुकड़े को निगल लिया, तो लिन मिंग के पास उस आत्मा के टुकड़े से निपटने का कोई रास्ता नहीं था जिस पर आध्यात्मिक निशान था। भले ही वह इसे दबाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इससे उसका व्यक्तित्व विभाजित हो सकता है और वह लगातार भटका हुआ रह सकता है। लिन मिंग बहुत देर तक विशाल, तारों से भरे काले स्थान के बीच खड़ा रहा। उसे कुछ भी करने की जल्दी नहीं थी। वह हथेली के आकार के चमकते प्रकाश टुकड़ों को संशय की दृष्टि से देखता रहा, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
जहां तक प्रकाश की उस बड़ी गेंद का सवाल है जो अन्य सभी प्रकाश टुकड़ों के बीच में मृत केंद्र थी, लिन मिंग ने निश्चित रूप से इससे परहेज किया। उसे बहुत अधिक संदेह था कि प्रकाश का जो बड़ा गोला उसने देखा था वह उस रहस्यमय महिला से बना था जिसे उसने स्वप्नलोक में देखा था। ये है। जैसे ही लिन मिंग ने प्रकाश की उस बड़ी गेंद को देखा, उसे अचानक पता चला कि इसमें कुछ असामान्य था। प्रकाश के गोले पर अचानक एक फीकी लालिमा दिखाई दी, मानो वह खून से रंगी हो। खून। इस अचानक विचार ने लिन मिंग के दिमाग को ठंडा कर दिया। बैंगनी सोने के लचीले कवच पर रक्त का चिन्ह भी रक्त से ही बनाया गया था। उसे याद आया कि जब उसने लचीला कवच पहना था, तो उसके भीतर छिपा जादुई घन जिस स्थान पर सो रहा था, वो उसके हृदय के ऊपर था, जो शायद वही स्थिति थी जहां वह रक्त प्रतीक था। क्या यह संभव था कि क्या लचीले कवच का रक्त चिन्ह मैजिक क्यूब द्वारा अवशोषित कर लिया गया था? मैजिक क्यूब ने एक चरम हॉटियन मास्टर के रक्तसार को अवशोषित कर लिया था जो लचीले कवच में था। इस अचानक सुबह के कारण लिन मिंग को अविश्वसनीयता महसूस हुई। शायद रक्त के इस अवशोषण के कारण ही वह एक बार फिर मैजिक क्यूब के स्थान में प्रवेश करने में सक्षम हो सका। मैजिक क्यूब रक्तसार को अवशोषित करने में सक्षम था। इस खोज ने लिन मिंग को एक ही समय में खुश और चिंतित कर दिया। वह खुश था क्योंकि उसे मैजिक क्यूब के कुछ रहस्य पता चल गए थे। उसे इस बात की चिंता थी कि यह रहस्य उसे एक अशुभ और बुरी अनुभूति दे रहा था। यह मैजिक क्यूब स्पष्ट रूप से कोई अनुकूल वस्तु नहीं थी। लेकिन वैसे भी, अब जब वह फिर से मैजिक क्यूब में वापस आ गया है, तो यह एक प्रमुख अवसर था। बेशक, इसका मतलब खतरा भी था। लिन मिंग लंबे समय तक मैजिक क्यूब के स्टार स्पेस के महासागर में खड़ा रहा। इन आत्मा के टुकड़ों में से उसे कौन सा चुनना चाहिए? इतने सारे आत्मा टुकड़ों के साथ लापरवाही से किसी एक को चुनना, बस यह परीक्षण करना होगा कि उसके पास कितना भाग्य है। यदि उसे वह मिल जाता जो बेकार था, तो सब व्यर्थ हो जाता। लिन मिंग ने एक के बाद एक आत्मा के टुकड़ों को देखा, लेकिन वह यह देखने में असमर्थ था कि अंदर क्या था। ये अनगिनत आत्मा टुकड़े हजारों ज़ेड पत्थरों की तरह थे। इनमें से कुछ ज़ेड पत्थरों में सबसे शुद्ध गुणवत्ता वाली सफेद ज़ेड हो सकती है, और कुछ में कुछ भी नहीं हो सकता है, और कुछ में अंदर शैतान भी छिपा हो सकता है। यह आत्मा का टुकड़ा बहुत चमकीला है। यह सितारों के समान है। मुझे इसे नहीं छूना चाहिए। यह बहुत छोटा है। यह चावल के दाने से भी छोटा है। पहली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने इसी आकार का एक आत्मा का टुकड़ा चुना था, लेकिन अब जब मेरी ताकत में सुधार हुआ है, तो मुझे एक बड़ा टुकड़ा चुनने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा? यह लाल क्यों है? इससे बहुत शैतानी और बुरी भावना पैदा होती है, क्योंकि यह खून से सना हुआ था। यह बुरी आत्माओं और अंधेरे प्रभावों से भरा हुआ लगता है। शायद इस आत्मा के टुकड़े का स्वामी। मुझे डर है कि अपनी मृत्यु से पहले वह संभवतः एक हत्यारा शैतान था जिसने अनगिनत लोगों का कत्लेआम किया था। इस प्रकार के व्यक्ति में बहुत गहरा जुनून होता है। मुझे इसे नहीं छूना चाहिए। क्या कोई सुनहरा लाल रंग भी है? किस प्रकार के सिद्धांत आत्मा के टुकड़े को सुनहरा लाल रंग बना देंगे? इतने महत्वपूर्ण विकल्प का सामना करते हुए सामान्य रूप से दृढ़ लिन मिंग भी अनिर्णय की स्थिति में आ गए। अगर मुझे किसी एक को चुनना होता तो लिन मिंग ने आखिरकार मूंग के आकार के आत्मा के टुकड़े पर अपनी नजरें गड़ा दी। यह आत्मा का टुकड़ा बहुत चमकीला नहीं था, और यह बहुत बड़ा या छोटा भी नहीं था। वह सावधानी से इस आत्मा के टुकड़े के पास पहुंचा और सावधानी से यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अन्य आत्मा के टुकड़े के संपर्क से बचा जाए। जैसे ही वह पास आया, लिन मिंग को अचानक आश्चर्य हुआ कि अगर वह अपनी आत्मा की शक्ति से आत्मा के टुकड़े की जांच करेगा तो क्या होगा। इसे ध्यान में रखते हुए लिन मिंग ने ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक को घुमाने और आत्मा के टुकड़े को महसूस करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया।
एक मार्शल कलाकार की आत्मा शक्ति और आत्मा चिन्ह जुड़े हुए थे। अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो इस पर हमला होने का खतरा होगा। यदि कोई आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाती तो उसका इलाज करना बहुत कठिन होता। कम से कम पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में लिन मिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो किसी आत्मा की मरम्मत में मदद कर सके। लिन मिंग का विचार अपनी आत्मा की शक्ति से आत्मा के टुकड़े की जांच करना और ये देखना था कि क्या वह कुछ मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह भी संभव हो सकता है कि कुछ स्मृतियों को पढ़ने का प्रयास किया जाए और ये देखने के लिए कि क्या वे उस आत्मा के टुकड़े को निगलने का निर्णय लेने से पहले उपयोगी होंगी। इन स्मृतियों पर नजर डालें। हालांकि जैसे ही लिन मिंग की आत्मा शक्ति उस आत्मा के टुकड़े के संपर्क में आई, वह आत्मा का टुकड़ा अचानक बिजली की एक धारा में बदल गया जो लिन मिंग की आत्मा में उड़ गया। लिन मिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। एक कर्कश ध्वनि के साथ मालिकहीन आत्मा का टुकड़ा पहले ही लिन मिंग की चेतना के सागर में डूब चुका था, जिसका उद्देश्य लिन मिंग की आत्मा का निशान था और उसके मानस पर एक हिंसक हमला शुरू कर दिया था। लानत है। लिन मिंग को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। उसे बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चाकू की नोक बिना किसी हिचकिचाहट के बार बार और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसके मस्तिष्क में वार कर रही थी। इस तरह के गंभीर, शरीर को झकझोर देने वाले दर्द से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह वहीं पर लगभग बेहोश हो गया। मेरी साधना पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है, लेकिन यह दर्द अभी भी इतना असहनीय है। यह आत्मिक चेतना का एक छोटा सा टुकड़ा है और फिर भी यह वास्तव में बहुत मजबूत है। आत्मा की शक्ति का सच्चे सार से कोई संबंध नहीं था। यह केवल आत्मा पर ही निर्भर था। लिन मिंग ने लंबी अवधि के दौरान ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक का उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने शिलालेख तकनीकों का उपयोग किया था और उनकी आत्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ी थी। लेकिन अब उसने जो मालिकहीन आत्मा का टुकड़ा चुना था, वह पहले आत्मा के टुकड़े की तुलना में बड़ा और उज्जवल था जिसे उसने अवशोषित किया था। तो इस आत्मा के टुकड़े को निगलना 10 गुना कठिन था। लिन मिंग की चेतना का सागर एक बार फिर युद्ध का मैदान बन गया। उसके मस्तिष्क के भीतर का गहरा दर्द अनगिनत कीड़ों की तरह था जो उसके दिमाग को चबा रहे थे। उसके मन में अनेक जटिल और भ्रमित करने वाले दृश्य उभर आए। लिन मिंग ने अपना सिर पकड़ लिया, आत्मा को झकझोर देने वाले दर्द को सहन किया और अपनी तेजी से गिरती चेतना को मजबूती से पकड़कर ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक का सहारा लिया। अपने पिछले अनुभव के साथ लिन मिंग इस बार अधिक शांत थे। सिर फटने के दर्द के कारण भी वह स्तब्ध हो गया, लेकिन लिन मिंग को पता था कि एक बार जब वह बेहोश हो गया और अपनी आत्म जागरूकता खो दी, तो वह निस्संदेह मर जाएगा। जब तक वह इस अवधि के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में सक्षम था और उस मालिकहीन आत्मा को थका देता था, वह जीत जाएगा। हालांकि इस आत्मा के टुकड़े की अंतर्निहित आत्मिक शक्ति पिछले वाले से कहीं बेहतर थी। लिन मिंग ने अपने दिमाग के आखिरी शुद्ध और उज्जवल गढ़ का बचाव करते हुए अपने दांत भींच लिए। पहली बार मैं ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक नहीं जानता था और इसे सहने के लिए केवल मार्शल आर्ट के प्रति अपने दिल पर निर्भर था। लेकिन इस दूसरी बार मेरी आत्मिक शक्ति बहुत अधिक मजबूत हो गई है और मार्शल आर्ट के प्रति मेरा हृदय और अधिक परिपूर्ण हो गया है। मैं यहां कैसे हार सकता हूं? हा। चेतना के लिन मिंग सागर में एक विशाल तूफान था जो भड़क रहा था, क्योंकि मालिकहीन आत्मा का टुकड़ा लगातार लिन मिंग की आत्मा के निशान के साथ लड़ाई में खुद को भस्म कर रहा था। धीरे धीरे चमकती किरणें मंद पड़ने लगीं। पीड़ादायक दर्द एक असीम सुनामी की तरह उमड़ आया। लिन मिंग ने अपने दांत पीस लिए और केवल रुका रह सका, क्योंकि यह पीड़ा उसके दिमाग में घूम रही थी। अज्ञात समय के बाद यह दर्द भरी भावना अंततः कमजोर हो गई, क्योंकि यह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब तक लिन मिंग का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और छूने पर ठंडा था। लंबे समय के बाद वह मालिकहीन आत्मा का टुकड़ा धीरे धीरे अपनी वृत्ति खो चुका था और पूर्ण शुद्ध आत्मा ऊर्जा में बदल गया।
और फिर धीरे धीरे लिन मिंग की चेतना के सागर में एकीकृत हो गया। अपनी आंखें खोलकर लिन मिंग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह पहले ही मैजिक क्यूब के भीतर विशाल तारों से भरे स्थान को छोड़ चुके थे। वह अपने साधारण लॉग केबिन में वापस आ गया था और लकड़ी की छत को घूर रहा था। ऐसा परिचित दृश्य देखकर उसे सहजता महसूस हुई। अपने मन में यादों की समीक्षा करते हुए लिन मिंग को एक और सिरदर्द महसूस हुआ। इस तरह का एहसास ऐसा था मानो वह कई दिनों की रातों की नींद हराम करके गुजरा हो, और इस तरह उसका मन आहत हुआ। सरणी निर्माण, सारणी पैटर्न, सारणी आरेख, आकर्षण, ये संभवतः एक सारणी मास्टर था। इन्हें स्पष्ट रूप से जांचने के बाद लिन मिंग को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसकी किस्मत ही खराब थी। वह वास्तव में एक एरे मास्टर की यादों में डूब गया था। एक एरे मास्टर वास्तव में मजबूत था, इसमें कोई संदेह नहीं था। किसी को केवल 10,000 हत्या सरणी, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और बिजली की 7 प्रमुख हत्या सरणी, उत्तम पगोडा और समुद्री जेड मंच को देखने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि यह सरणी कितनी मजबूत है। मास्टर था। 7 गहरी घाटियों के 7 संस्थापकों में से एक वह था जिसने विशेष रूप से सरणी विधियों का अध्ययन किया था। यदि वह एक्सक्लूसिव पैगोडा जैसी विशाल श्रृंखला बनाने और इसे स्काई फॉर्चून किंगडम को बेचने में सक्षम था, तो इसकी लागत कम से कम 10 मिलियन सोने की टन होगी। हालांकि लिन मिंग के लिए इस सरणी को व्यवस्थित करना असंभव था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रमुख श्रृंखलाएं एक साथ काम करने वाले कई जियांटियन मास्टर्स के सहयोग से बनाई गई थीं। आवश्यक सच्चे सार की कुल मात्रा सचमुच भयावह थी। लेकिन इतने बड़े एरे का उपयोग किए बिना एक सामान्य एरे का केवल बहुत ही सीमित लाभ था। हालांकि वह थोड़ा निराश था, लिन मिंग ने हिम्मत नहीं हारी। इस आत्मा के टुकड़े की स्मृति बहुत समृद्ध थी। ये केवल सरणी विधियां नहीं थीं। इसके अलावा सरणियों के बारे में यह अब लिन मिंग के लिए अस्थायी रूप से बेकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भविष्य में बेकार हो जाएगा। वास्तव में, एक अर्थ में, एक शिलालेख मास्टर भी एक प्रकार का सरणी मास्टर था। एक शिलालेख प्रतीक को एक सरणी निर्माण कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि शिलालेख प्रतीक बहुत छोटे पैमाने पर था और आवश्यक वास्तविक सार की कुल मात्रा भी तदनुसार कम थी। हालांकि बड़े पैमाने पर सरणी निर्माण के लिए किसी को इसका अध्ययन शुरू करने के लिए कम से कम हॉटियन स्टेज मास्टर होना आवश्यक है। लिन मिंग ने अपने मन में इन सरणी संरचनाओं पर एक सरसरी नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि किसी जियांटियन मास्टर को भी इन्हें व्यवस्थित करने की कोई उम्मीद नहीं होगी। अगर मैं सरणी निर्माण सीखना चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं किस वर्ष या किस महीने में ऐसा कर पाऊंगा। लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया और सभी यादों को पूरी तरह से सील कर दिया। मैजिक क्यूब के स्थान में हजारों आत्माएं थीं। जो उपयोगी हो उसे हमेशा चुनना असंभव था। ये सब उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर था। कुछ समय के लिए सरणी संबंधित स्मृतियों को दूर रखने के बाद लिन मिंग को और अधिक सिरदर्द सहना पड़ा और आत्मा के टुकड़े की स्मृतियों को पढ़ना जारी रखा। सच्चा सौर अग्नि नियम, इसका अभ्यास करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह अधूरा, बेकार भी है। कोलैप्सिंग मून सिंकिंग स्टार, यह एक शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल है, लेकिन मेरी खेती इसका उपयोग करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। बेकार। वैलिएंट ड्रैगन्स रोअर, यह भी एक शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल है, लेकिन मैं अभी भी इसे नहीं सीख सका। लिन मिंग खोजती रही। आत्मा के टुकड़े की यादें बहुत समृद्ध थीं। हालांकि बहुत कम चीजें थीं जो उपयोगी थीं। अधिकांश साधना पद्धतियों और मार्शल कौशलों का अभ्यास शुरू करने के लिए बहुत उच्च स्तर की साधना या शक्ति की आवश्यकता होती है। ये हैं मम, स्त्री, भावनाएं, संप्रदाय, षड्यंत्र। ये देवताओं के दायरे के एक महान व्यक्ति की जीवन यादें हैं। लेकिन ये बातें भी बेकार हैं।
लिन मिंग ने सरणी संरचनाओं की यादों को सील कर दिया था। जहां तक देवताओं के दायरे की इन जीवन स्मृतियों का सवाल है, लिन मिंग ने उन सभी को आसानी से त्याग दिया। ठीक है, ये है। लिन मिंग का दिल उछल गया और उसकी आत्मा तुरंत उठ गई और उसे जो सिरदर्द महसूस हो रहा था वह थोड़ा शांत हो गया। विधर्मी ईश्वर बल। क्या यह एक मार्शल कौशल है? खेती की विधि। लिन मिंग ने अपने दिमाग को इस स्मृति में डुबो दिया और उन्हें आश्चर्य हुआ। हेरेटिकल गॉड फोर्स की स्मृति काफी हद तक पूरी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह विधर्मी ईश्वरीय शक्ति की खेती करना चाहता था, तो इसकी खेती के लिए कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि शारीरिक परिवर्तन चरण में भी कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करने में सक्षम होगा। स्काईस्पेल महाद्वीप की गुप्त विरासत नियमावली को 3 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया था। पहला प्रकार खेती विधि मैनुअल था। इसका उपयोग मार्शल कलाकारों के लिए वास्तविक सार संचय करने और उनकी साधना को बढ़ाने के लिए किया जाता था। साधना विधि नियमावली सभी का आधार थी और सभी गुप्त नियमावली में सबसे दुर्लभ भी थी। किसी संप्रदाय को अच्छे मार्शल कौशल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके पास एक अच्छी साधना पद्धति मैनुअल होनी चाहिए। दूसरे प्रकार के थे मार्शल कौशल। किसी दुश्मन पर हमला करने के लिए विभिन्न मार्शल कौशल मानव शरीर के वास्तविक सार और ताकत का विभिन्न तरीकों से उपयोग करेंगे। तीसरे प्रकार की गतिशीलता कौशल थे। ये आंदोलन कौशल मानव शरीर की ताकत के साथ सच्चे सार को समन्वित करने और इस प्रकार किसी की गति को बढ़ाने के लिए एक उपयोग विधि थी। लेकिन लिन मिंग ने देखा कि यह विधर्मी ईश्वर बल वास्तव में उन 3 श्रेणियों में से किसी में भी फिट नहीं बैठता है। हेरेटिकल गॉड फोर्स की रहस्यमय क्षमता का उपयोग करके थोड़े समय के लिए किसी की ताकत को बढ़ाना संभव था और सच्चे सार में भी वृद्धि होगी। हेरेटिकल गॉड फोर्स कोई साधना पद्धति नहीं थी, लेकिन यह कोई मार्शल कौशल या आंदोलन क्षमता भी नहीं थी। यह वास्तव में एक मार्शल कलाकार के मार्शल कौशल को मजबूत बनाने और उनकी गति क्षमताओं को तेज करने में सक्षम था। देवताओं के दायरे की उस बुजुर्ग की यादों में ये विधर्मी ईश्वर बल दुर्लभ सहायक गुप्त तकनीकों में से एक था। उन सभी गुप्त तकनीकों में ये हेरेटिकल गॉड फोर्स सबसे कीमती में से एक है। लिन मिंग को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि अधिकांश यादें उपयोगी नहीं थीं, लेकिन अगर वास्तव में कोई ऐसी थी जो अतुलनीय रूप से कीमती थी, तो यह इसके लायक थी। लिन मिंग ने विधर्मी ईश्वर बल की जांच जारी रखी। इस गुप्त तकनीक को 6 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण मनुष्य की ताकत और सच्चे सार को 50% तक बढ़ाने में सक्षम था, और दूसरा चरण किसी की क्षमताओं को 100%, तीसरे को 150% और इसी तरह अंतिम छठे चरण तक बढ़ा सकता था, जो किसी की मूल ताकत को बढ़ा सकता था। और सच्चा सार बल 3 गुना। बेशक 3 गुना ताकत और सच्चा सार बल भी ताकत और सच्चे सार की खपत दर के 3 गुना के अनुरूप है, लेकिन लिन मिंग के लिए यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और बुनियादी कौशल की ठोस नींव के साथ उनका धैर्य हमेशा असाधारण रहा था। हालांकि यह हेरेटिकल गॉड फोर्स कोई मार्शल कौशल नहीं है, लेकिन अपनी वास्तविक युद्ध दक्षता के संदर्भ में यह किसी भी मार्शल कौशल से कहीं अधिक मजबूत है। यहां तक कि अगर मैं इसे केवल पहले चरण तक ही विकसित कर सकूं, तो भी मैं अपनी ताकत और सच्चे सार बल को 50% तक बढ़ा सकता हूं। अगर मैं इसके साथ अपनी फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का उपयोग करता और अपनी गति का समन्वय भी करता, तो अगर मैं जुयान से दोबारा मिलता तो मैं आसानी से उसे हरा सकता। और सबसे असामान्य बात यह है कि यह हेरेटिकल गॉड फोर्स मार्शल कौशल के साथ संघर्ष नहीं करती है। अगर मैंने इस हेरेटिकल गॉड फोर्स राज्य को खोल दिया, तो मैं अभी भी एक मार्शल कौशल का उपयोग कर पाऊंगा और मार्शल कौशल की शक्ति बढ़ जाएगी। केवल इस विधर्मी ईश्वरीय शक्ति के साथ मेरे लिए इस आत्मा के टुकड़े को चुनना सार्थक था। उत्साहित होकर
लिन मिंग ने बाकी यादों को खंगालना शुरू कर दिया। भले ही बहुत सारी यादें नहीं बची थीं। हालांकि अभी भी कई साधना विधियां और मार्शल कौशल बाकी थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो पूर्ण था या जो शारीरिक परिवर्तन चरण में एक मार्शल कलाकार के लिए उपयुक्त था। लिन मिंग ने यह आशा नहीं रखी थी कि उसे कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह सारी यादों से गुजरने वाला था, लिन मिंग की आंखें चमक उठीं। योजक चिन्ह, शीर्ष आंदोलन क्षमता, गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड। यह आंदोलन कौशल प्राचीन काल से उत्पन्न हुआ था, जब देवताओं के दायरे का एक शक्तिशाली और शक्तिशाली प्राणी गोल्डन विंड रॉक और एक सच्चे ड्रैगन के बीच एक प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। उस सुनहरे पंखों वाले रॉक की ऊंचाई कई दसियों हजार मील थी, और उसके पंख अंतहीन लटकते बादलों की तरह थे जो सूरज, चंद्रमा और सितारों को छिपाते थे। वह शक्तिशाली और शक्तिशाली प्राणी गोल्डन विंड रॉक और ट्रू ड्रैगन के बीच पूरी लड़ाई का गवाह था। बाद में गोल्डन विंड रॉक ने शून्य को तोड़ दिया और दृष्टि से ओझल हो गया। इन छवियों के अनुसार वह शक्तिशाली व्यक्ति 60 वर्षों तक ध्यान में डूबा रहा, और अंततः उसने गति करने की क्षमता पैदा की जिसे गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आंदोलनों के इस सेट को विकसित करने के लिए किसी को शारीरिक परिवर्तन के सबसे बुनियादी चरण से शुरू करना होगा और उच्चतम स्तर तक पहुंचने तक कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। इस क्षमता के पूर्ण चरण तक पहुंचने के बाद वे पलक झपकते ही 1000 मील की यात्रा कर सकते हैं और अंतहीन शून्य में घूम सकते हैं, जैसे कि वे यार्ड में इत्मीनान से टहल रहे हों। सबसे बुनियादी शारीरिक परिवर्तन चरण से अभ्यास शुरू करना लिन मिंग की अच्छी खबर थी। उनके वर्तमान चरण में गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड का अभ्यास शुरू करने का यह बिल्कुल सही समय था। हालांकि यह अफसोस की बात थी, गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड आंदोलन क्षमता अंततः अधूरी थी। गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड में 12 चरण शामिल थे, लेकिन बुजुर्ग की आत्मा के टुकड़े की यादों में केवल 8 शेष थे। चरणों के 4 खंडों को खोना किसी भी तरह से आत्मा को कुचलने वाला नहीं था, क्योंकि उस शक्तिशाली व्यक्ति के पास मूल रूप से गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड आंदोलन क्षमता का पूरा मैनुअल नहीं था। अन्यथा लिन मिंग को पता था कि सबसे कीमती गुप्त कौशल हेरिटिकल गॉड फोर्स नहीं, बल्कि गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड होगा। लेकिन फिर भी लिन मिंग को कोई अफसोस नहीं हुआ। हालांकि यह अधूरा था, लेकिन इसका फिलहाल लिन मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी साधना इतनी दूर थी कि वह उन बाद के चरणों के अभ्यास के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसे दोबारा देखने से पहले केवल तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह उस दायरे तक नहीं पहुंच जाता। गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड प्राप्त करने के बाद लिन मिंग कुछ शेष यादों को देखता रहा। लिन मिंग ने नहीं सोचा था कि उन्हें कुछ भी मूल्यवान मिलेगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वास्तव में एक मामूली मार्शल कौशल था जिसका वह अभ्यास करने में सक्षम थे। इस मार्शल कौशल को पल्स कटिंग पाम कहा जाता था। इसके लिए अत्यधिक उच्च साधना की आवश्यकता नहीं थी, और यह सीखने में भी काफी सरल और आसान था, लेकिन संबंधित शक्ति इतनी अधिक नहीं थी। पल्स कटिंग पाम का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब एक प्रतिद्वंद्वी ने अपने अधिकांश वास्तविक सार का उपभोग कर लिया हो और उनकी ताकत गंभीर रूप से कमजोर हो गई हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि पल्स कटिंग पाम के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए किसी को एक विशेष विधि का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में वास्तविक सार को घुसपैठ करने के लिए एक निश्चित छिपी हुई ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता था। यदि प्रतिद्वंद्वी के शरीर में वास्तविक सार की कुल शेष मात्रा उनके शरीर में भेजे गए से अधिक थी, तो उस सच्चे सार का प्रतिद्वंद्वी द्वारा उपभोग किया जाएगा। केवल इसी विशेषता के आधार पर पल्स कटिंग पाम बहुत अधिक बेस्वाद था। इसका उपयोग केवल बहुत कमजोर प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए किया जा सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए जो पहले से ही अपनी बहुत अधिक ताकत का उपभोग कर चुका है और अपने दुश्मन का विरोध करने की शक्ति खो चुका है। लेकिन
ये तर्कसंगत है कि उस शक्तिशाली बुजुर्ग के लिए इतना कमजोर और कायम मार्शल कौशल बनाए रखने के लिए पल्स कटिंग पाम का एक विशेष कार्य होना आवश्यक था। इसका कार्य ये था कि घुसपैठ करने वाला सच्चा सार दुश्मन के मेरिडियन को काट सकता है और उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सुखा सकता है। इस प्रकार की विनाशकारी क्षति वस्तुतः अपूरणीय थी। एकमात्र संभावित तरीका कुछ विशेष और बेहद दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करना था जो शक्तिशाली बुजुर्ग की यादों में थे। लेकिन ये बहुमूल्य सामग्रियां केवल देवताओं के दायरे में ही पाई गईं। एक मार्शल आर्टिस्ट के बोन फोजिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद वे मेरिडियन को खोलना शुरू कर देंगे। एक बार जब सभी मेरिडियन खुल गए तो वे उनके शरीर के छिद्रों से जुड़ जाएंगे और सच्चा सार मेरिडियन तक पहुंचने और उनके माध्यम से निर्बाध रूप से प्रवाहित होने में सक्षम होगा। यह नाड़ी संघनन काल था। हालांकि यदि किसी की मेरिडियन विच्छेदित हो तो उसके पूरे जीवन के लिए पल्स संक्षेपण अवधि में कदम रखना असंभव था। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी खेती धीरे धीरे उलट जाएगी, हर दिन बदतर होती जाएगी, जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। यहां तक कि एक आदमी की पौरुषता का उनके मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं से गहरा संबंध था। उदाहरण के लिए, नपुंसकता जैसी स्थितियां किडनी के पास से गुजरने वाली मेरिडियन से निकटता से संबंधित थीं। यदि ये मेरिडियन और शरीर के बिंदु बर्बाद हो जाएं, तो इससे मनुष्य की पौरुष क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप वे बांझ भी हो सकते हैं। यहां तक कि पल्स कंडेंसेशन अवधि से ऊपर के मार्शल कलाकार भी, जिनके शरीर के मेरिडियन पूरी तरह से जुड़े हुए थे, पल्स कटिंग पाम की शक्ति से नहीं बचेंगे। उनकी खेती पल्स कंडेंसेशन अवधि से नीचे आ जाएगी और किसी अन्य की तरह ही उसका भी हश्र होगा। इस पल्स कटिंग पाम को अत्यंत कपटी और क्रूर ही कहा जा सकता है। बिना किसी संदेह के, इस मार्शल कौशल का विशेष उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाना था, क्योंकि जब एक ऐसे दुश्मन से निपटना जो पहले से ही विरोध करने के लिए अपनी सारी ताकत खो चुका हो, तो उन्हें मारना आसान होगा। लेकिन इस पल्स कटिंग पाम का उपयोग करने से यह उनकी मार्शल आर्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और इससे भी अधिक क्रूर बात यह थी कि इसके कारण एक आदमी के रूप में अपने सभी कार्यों को खो देगा। इस दयनीय स्थिति में जीने से तो मर जाना ही बेहतर था। यह पल्स कटिंग पाम काफी हानिकारक है। हालांकि यह ताकत नहीं बढ़ा सकता, लेकिन दूसरों के साथ व्यवहार करने के लिए यह एक अतुलनीय क्रूर और भयावह कदम है। यह न केवल किसी व्यक्ति की शिरोबिंदु को तोड़ देगा, बल्कि यह उनके सभी भावी वंशजों को भी अलग कर देगा। एक मार्शल कलाकार को उसकी सारी साधना और उसकी मर्दांगी खो देने के लिए यह उन्हें मारने से भी बदतर है। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं इसका अध्ययन करूंगा। यह कुछ ऐसे शत्रुओं से निपटने के लिए उपयोगी होगा जिनके विरुद्ध मैं सार्वजनिक रूप से नहीं जा सकता। यदि मैं उनकी मार्शल आर्ट को बर्बाद कर दूं तो यह भविष्य में अधिक सुरक्षित होगा। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इसे रोक दूंगा। लिन मिंग ने उन सभी यादों को पूरी तरह से सील कर दिया जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी, और सभी अनावश्यक जीवन यादों को त्याग दिया। सब कुछ छानने के बाद केवल हेरेटिकल गॉड फोर्स, गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉइड और पल्स कटिंग पाम था। विशेष तकनीक और गति क्षमता अतुलनीय रूप से बहुमूल्य थी। जहां तक पल्स कटिंग पाम का सवाल है, हालांकि इसे आश्चर्यजनक रूप से इतना कीमती नहीं माना जा सकता, लेकिन इसकी अपनी विशेष भूमिका थी। अब केवल 4 महीने बचे हैं जब झांग गुआनियू और मैं एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं मूल रूप से केवल शरीर शिलालेख प्रतीक को चित्रित करने और इसे अपने शरीर पर रखने जा रहा था, और ध्यान के माध्यम से रेशम की तरह प्रवाह स्थिति को समझना जारी रखूंगा। शरीर शिलालेख प्रतीक के उन्नत वास्तविक सार संग्रह और खेती के लिए मेरे ईथर मार्शल इरादे की मदद से मुझे युद्ध से पहले मांसपेशियों को बदलने के चरण में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अब मुझे गोल्डन रॉक शैटरिंग द वॉइड और हेरेटिकल गॉड फोर्स का भी अभ्यास करना होगा। यद्यपि यह गुप्त तकनीक और आंदोलन क्षमता दुर्जेय है,
यदि मैं उनका पर्याप्त अभ्यास नहीं करता तो वे मेरी साधना में वृद्धि नहीं करेंगे और केवल समय की बर्बादी करेंगे। केवल 4 महीने बचे हैं। मेरा समय बहुत कठिन है। 3 महीने में 10,000 किलिंग एरे के शीर्ष 10 में प्रवेश करें। 4 महीने में झांग गुआन्यू को हराएं। 5 महीने में ताकू को हराएं और 6 महीने में लिंग सेन को हराएं। इन 4 कार्यों में से 10,000 किलिंग एरे के शीर्ष 10 रैंक में प्रवेश करना सबसे सरल है। जब तक मैं 10,000 किलिंग एरे के शीर्ष 10 में पहुंच सकता हूं, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मुझे एक मध्यम श्रेणी का मानव चरण लंबा भाला खजाना हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर प्रदान करेगा। यह एक मध्यम श्रेणी का मानव चरणीय खजाना है और यह शायद ही कभी देखा जाने वाला लोचदार भाला भी है। अगर मेरे पास यह है तो मेरी युद्ध कौशल बहुत अधिक बढ़ जाएगी और झांग गुआन्यू को हराने की मेरी संभावना बहुत बेहतर हो जाएगी। हालांकि लिन मिंग के हाथ में वर्तमान में पेनिट्रेटिंग रेनबो भाला था, फिर भी यह अभी भी एक आधा खजाना था। अपने वास्तविक सार को इसमें केंद्रित करते समय कोई सहज अनुभूति नहीं हुई।